Welcome to the CHH Makers. We are here with the previous year questions of CAT 22, that is the QA section. So we'll discuss some of the questions here जो वहाँ पे आए थे और उन्हें कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है. चलो फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं. This is the first question. Look, for any real number x, let x be the largest integer less than or equal to x if summation n is equals to 1 to n, 1 by 5 plus n by 25 is equal to 25, then n is. अब ये क्वेश्चन में जो फंक्शन देके रखा है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इफ यू नो अबाउट दिस फंक्शन, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता है, देन यू विल डेफिनेटली स्ट्रगल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी. हाउ? The greatest integer function gives me the largest integer less than or equal to x. So whatever I keep there in the value of x, if I keep, let us say 0.6. So the greatest integer less than or equal to 0.6 is 0. This is the greatest integer function. Let me take one more example. If I keep 1.75 here, it will definitely give me 1 because 1 is the greatest integer which is less than or equal to 1.75. So if we use this logic here, we want that this value should be equals to 25. तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? Look, पहले एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. यहाँ नीचे 25 है तो यहाँ भी 25 ले आते हैं ताकि हम लोगों को एक न्यूमरेटर मिले, एक डिनोमिनेटर मिल जाए. तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू 25, ये बन जाएगा आपका 5/25 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा 5 प्लस n डिवाइडेड बाय 25 और लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब सोचिए, इफ़ वी कीप द वैल्यूज ऑफ n हियर, लेट अस से 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पर 20 तक की वैल्यूज रखते हो, कहाँ तक? 20 तक की वैल्यू. इफ़ यू कीप 20 देयर तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, 25, 25/25 1. अब ध्यान से देखना, अगर आपने n को यहाँ पर 20 रखा तो इसके अंदर का वैल्यू 1 आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगा. पर अगर आप 20 से कुछ भी छोटा रखोगे, 19 रखोगे, 18 रखोगे, कुछ भी रखोगे, उसका वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग एंड इफेक्टिव वैल्यू विल बी 1. आप रख के देख लीजिए. लेट अस से मैंने यहाँ पर 5 रख दिया. इफ आई कीप 5 हियर, या फिर हम लोग यहाँ पर चलो 5 रख देते हैं. अगर 5 रखते हैं तो 10/25 बनेगा. दिस विल बिकम 10/25 विच इज लेस देन 1, तो उसका वैल्यू 0 निकल के आने वाला. तो जैसे ही आपने यहाँ पर n का वैल्यू 20 रखा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया. अब ये सोचिए कि इसका वैल्यू 2 कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा? द वैल्यू शुड बी 2. ये कहाँ से स्टार्ट होगा? जब ये ऊपर का वैल्यू 50 हो जाएगा. इफ वी कीप दिस वैल्यू टू बी 50, 50/25 इज 2, तो 2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा. इससे अगर 50 बनाना है तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? देन n का वैल्यू शुड बी 45, राइट? अगर 45 रखते हो तो इसका वैल्यू 2 मिलेगा. 45 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है, इन सब के लिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी. एंड देयरफॉर यू विल से कि n इज इक्वल्स टू 45 पर 2 मिला, पर n इज इक्वल्स टू 44 पर भी आपको 1 ही मिलेगा. अब हमें सम कितना चाहिए था? वी वॉन्ट अ सम ऑफ 25. पहले काम करते हैं, देखते हैं यहाँ से कितनी वैल्यूज है ये. यू विल रियलाइज कि n 20 से स्टार्ट हुआ है और 44 तक गया है. दिस आर 25 वैल्यूज. इट मीन्स दैट आपको ये 125 टाइम्स मिलेगा और यही इसका आंसर बनेगा. दैट n का वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 44. बिकॉज हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? 44 तक जा रहे हैं. 45 तक नहीं जाना था, ये 2 हो जाएगा. उसके पहले सम 25 मिल गया. आंसर इज 44. ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत आसान सा था. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. a and b are natural numbers. a square plus ab plus b is 14. b square plus ab plus b is 28. Then 2a plus b equals. अब इसे अगर सॉल्व करना है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लुक, एक काम करते हैं. वी हैव वन इक्वेशन, वी हैव अनदर इक्वेशन. इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज यू ऐड बोथ द इक्वेशंस. अगर ऐड करते तो क्या मिलेगा? देखो जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, you will get a square plus b square plus we have ab, तो you will get 2ab. You have a and we have b, so ये हो जाएगा आपका a plus b and the sum coming out to be 28 and 14 which is 42. अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक बात समझ में आएगी. a square plus b square plus 2ab is nothing but a plus b whole square. This is a plus b equals to 42.
अब एक काम करते हैं, a प्लस बी को p रख देते हैं. दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल्स टू 42. If you take p common, this will become p plus 1 is equals to 42. Now what we know is, what is 42? 42 is 7 6. So if it is 7 6, we can very easily say that value of p should be equals to 6. And what is p? P is a plus b. So what we got? We got a relation that a plus b, the value should be 6. This is the first thing that we are getting here. अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हो, that you can subtract both the equations to get one more equation and you will get the values of a and b. हमें एक बात तो पता है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज 14 है. a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज 14. यहाँ से क्यों ना हम लोग कुछ वैल्यू अज्यूम करें, बिकॉज a का वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 3. इफ वी कीप a का वैल्यू टू बी 4, ये 16 होना चाहिए था जो पॉसिबल नहीं है, तो a को एक काम करते 3 रख के देखते क्या होगा. इफ वी कीप a का वैल्यू 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14. सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 9 इज 12. 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 by 3. b इज नॉट अ इंटीजर, सो a का वैल्यू कैन नॉट बी 3. एक और छोटा करते हैं, 2 रख के देखते हैं. अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14. अब देखते हैं 14 प्लस 2 sorry 4 plus 2 6 सब्ट्रैक्ट किया 8 by 2 is 4. सो वैल्यू ऑफ b इज कमिंग आउट टू बी 4 और a का वैल्यू कितना था 2. अब ये देखो ध्यान से कि ये इस चीज़ को सेटिस्फाई भी करता है कि a प्लस बी 6 है. तो a इज 2, b इज 4. हमें क्या चाहिए 2a प्लस बी. कीप द वैल्यू हियर. a को रखते हैं 2, 4 प्लस 4 विच इज 8. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 8. सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जो हम लोग इजीली कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A trapezium ABCD has side AD parallel to BC. Angle BAD is 90 degree. BC का value 3 है and AD is 8 centimeter. अगर perimeter is 36 centimeter, then its area in square centimeter is. The most important thing to solve this question is that you should make the accurate diagram here. The angle BAD is 90 degree. So let us say this is the trapezium where this angle is A. This is 90 degree. Now this is B and we will say one of the length D. Look at the length that AD is parallel to BC. So AD is parallel to BC. We will get this. BC का value 3 है, AD का value 8 है. It means that this is 8, this is 3. So this is the trapezium that we will get here. अब क्या होगा? We want the area and its perimeter is given to us. So let us say this is H. If I draw a perpendicular here, you will realize कि ये भी h हो जाएगा. This is 3, ये भी 3 हो जाएगा. So this length will become 5. Now what we can see is that this is again a right angle triangle. Now here comes the triplets. अगर triplets याद है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं सॉल्व. We know a triplet related to 5. One is 3 4 5. बट ये तब यूज कर सकते हैं जब 5 इज हाइपोटेनियस, बट दिस इज नॉट द हाइपोटेनियस, दिस इज द अदर साइड. सो वी हैव वन मोर विच इज 5 12 एंड 13. लेट अस सेटिस्फाई कौन सा करता है. अगर ये 5 है, इसे 13 रख के देखते हैं, इसे 12 रख के देखते हैं. तो अगर इसको रख के देखेंगे, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर. So add all the values and look whether we are getting a perimeter of 36 or not. So this value is 8, this value is 12, 8 plus 12 is 20, 20 plus 16 is definitely 36. So yes, these are the right values. Now we want the area. Area is very simple, 1 by 2 sum of parallel sides. So 8 plus 3, 11 into height, this gives you 4 into 11 which is 44 is your answer. Question geometry, but बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. Next one. For natural numbers x and y, x, y and z, if xy plus yz is 19, yz plus xz is 51, then the minimum possible value of x, y, z is. देखो कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. xy plus yz, can I take y common? If you take y common, this will become x plus z is equals to 19. Now what we know about 19? 19 is a prime number. So if it is a prime number, we can definitely say that it can only be written in the form of 1 into 19, which means y's value will be 1 and x plus z's value will be 19.
हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज दिस आर नेचुरल नंबर्स, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, और अगर नेचुरल नंबर है दे कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दे हैज टू बी 1 and 19. So y is 1, x plus z is 19. The next expression says y plus z plus, so not y plus z, it is yz plus xz. So अगर z कॉमन निकाल लेंगे यहां से तो दिस विल बिकम y plus x is equals to 51. अब 51 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? 51 को लिखने के जो वेज बन सकते हैं दैट आर 1 into 51, 1 into 51 or 3 into 17. These are the two values that we are getting here. चलो दोनों लेके चलते हैं. अगर z को 1 रखा, if we keep z 1, z has to be 1, so y plus x will be 51. And if we keep z 3, y plus x will be 17. So इससे इसको रिलेट करते हैं. y का वैल्यू तो 1 है, ये कंफर्म है. If y is 1, x will be 50. And if y is 1, here if we keep 1, x will be 16. Now what we want? We want the minimum value of x, y, z. आप सोचिए मिनिमम वैल्यू ऑफ x, y, z कहाँ मिलेगा? वेदर विल गेट मिनिमम एट दिस इन दिस वैल्यूज और इन दिस वैल्यूज. तो एक बार देख लेते हैं कहाँ मिलेगा. x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 1 है. सो दिस इज 50 into 1 into 1 which is 50. एंड द सेकेंड केस इज x का वैल्यू 16 है, y का वैल्यू 1 है एंड z's वैल्यू इज 3. 16 3s is 48. So the minimum value that you will get here is 48. So this is the answer for this beautiful question. Next. Let ABC be non-zero real numbers such that b square is less than 4ac and f of x is equals to ax square plus bx plus c if the set S contains all the integers m such that f of m is less than 0, then the set S must necessarily be क्या होना चाहिए? देखो, what is this? Look at this. b square is less than 4ac. Can I say this is nothing but b square minus 4ac is less than 0? And this condition comes when the roots of a quadratic equation are imaginary. So here the roots are imaginary. Now if roots are imaginary, what does it mean? It means that the graph of quadratic will be either like this or the graph of quadratic will be either like this. It will not touch x axis at any cost. ये x axis को बिल्कुल टच नहीं कर पाएगा. So या तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी. अब देखो क्या बोल रहा है. इफ द सेट S कंटेन ऑल द इंटीजर m such that f of m is less than 0, दैट्स मीन द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 ही होना चाहिए. देखो लेस देन 0 मतलब दिस केस है ना. एंड व्हाट वी गेट टू नो इज दैट रूट्स आर इमेजिनरी. सो ईदर द ग्राफ विल बी लाइक दिस और द ग्राफ विल बी लाइक दिस. अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो कभी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाएगी और अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी. अब आप ऑप्शंस को देखिए. द एम्प्टी सेट नहीं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नहीं, ईदर द एम्प्टी सेट और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. यस, दिस इज ट्रू. अगर ग्राफ ऐसा रहा तो इट विल बी अ एम्प्टी सेट. अगर ग्राफ ऐसा रहा तो इट विल बी अ एम्प्टी सेट और अगर ग्राफ ऐसा रहा तो x की सारी ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा एंड देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन 4. नेक्स्ट. A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1:3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is. अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशंस की यूज़ कर सकते हो, एलिगेशन यूज़ कर सकते हो, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इसे सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए और बहुत बेसिकली इसको सॉल्व किया जा सकता है. हाउ? लुक, we are mixing what? That this mixture
and sugar syrup in the ratio 1:3. That's mean you are taking mixture with sugar syrup in the ratio 1:3. What we know? That the mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. It means that कि मिक्सचर में लेमन जूस और शुगर सिरप 1:1 के प्रोपोर्शन में है. सो मिनिमम अगर इसको देखेंगे तो 2 कर सकते हैं, मिनिमम इसको 2 कर सकते हैं. अगर इसको मिनिमम 2 कर सकते हैं तो देखो अगर मैंने यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल दिस बिकम 2, दिस विल बिकम 6. अब ध्यान से देखना, व्हाट विल दिस 2 कंटेन? दिस 2 विल कंटेन 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड 1 पार्ट ऑफ शुगर सिरप बिकॉज दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन. एंड ये 6 में क्या है? ये 6 पूरा का पूरा क्या है बेटा? शुगर सिरप है. इफ यू ऐड बोथ द वैल्यूज क्या मिलेगा? 7 पार्ट इज शुगर सिरप and 1 part is lemon juice. तो answer is here 1:7. The ratio of lemon juice with sugar syrup answer is 1:7. बिना किसी इक्वेशन के, बिना किसी वेरिएबल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The average of 3 integers is 13. When a natural number n is included, the average of these 4 integers remain an odd integer, the minimum possible value of n is. अगेन एवरेज का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. कैसे? द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 13. सो देयरफॉर सम विल बी 3 into 13 विच इज 39. नाउ द सम इज 39. और वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसमें एक नंबर n को इंक्लूड कर दूं तो जो एवरेज है ना वो एक ऑड नंबर रहना चाहिए. दिस नंबर शुड कम आउट टू बी एन ऑड नंबर. सोच के देखिए ये सम क्या होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करने पर इट इज एन ऑड नंबर. कैन ऐसे n का वैल्यू 1 रखने पर काम हो जाएगा. इफ वी कीप n का वैल्यू 1 दिस विल बिकम 40. 40/4 इज 10. 10 इज एन इवन नंबर. सो n 1 तो नहीं हो सकता. व्हाट इट कुड बी नेक्स्ट? इट कुड बी 5. 39 plus 5 is 44. 44/4 is 11 and 11 is an odd number. You got the answer right away that n का वैल्यू मिनिमम जो हो सकता है that is 5. So answer for the question is 5. Next. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons but no child get an odd number of balloons is. 20 balloons we have to distribute among 4 children. Let us say A, B, C and D are the 4 children और इनमें हम लोगों ने ये 20 identical balloons distribute करना है. What is the condition? That each child should get at least 1 balloon, but no one should get an odd number of balloon. अब किसी को odd number नहीं देना है. तो let us say this all values are 2a dash, 2b dash, 2c dash and 2d dash is equals to 20. Now whatever you give the values of a dash, b dash, c dash and d dash ये हमेशा इवन नंबर्स बने रहेंगे बिकॉज वी डोंट वांट कि किसी को भी ऑड नंबर ऑफ बलून्स यहाँ पर मिले. 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे. यू विल गेट वन मोर इक्वेशन दैट a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश प्लस d डैश इज इक्वल्स टू 10. नो द थिंग इज कि कम से कम एक बलून सबको मिलना चाहिए. सभी को कम से कम एक बलून मिलना चाहिए. ईच चाइल्ड गेट सम बलून, मतलब ऐसा कोई भी नहीं कि खाली हाथ चला जाए. और अगर खाली हाथ नहीं जाना है तो व्हाट वी कैन से कि इन सब का वैल्यू मिनिमम 1 होना चाहिए. गिव देम 1, सबको 1 1 1 दे दो. सो अगर सबको 1 1 1 दे दिया तो 4 बलून्स आपके पास चले गए. 10 - 4 विच इज 6. So now the new equation becomes a double dash plus b double dash plus c double dash plus d double dash is equals to 6. Divide और distribute this 6 among these 4 values. और ये आपको पता होगा कैसे करते हैं. ये कर सकते हैं n plus r minus 1 c r minus 1 की हेल्प से. Where n is 6, r is this 4. Keep the values there. So 6 plus 4 10 minus 1 9. c r minus 1 4 minus 1 is 3. So this is 9c3. 9 8 7 divided by 3 2 1. This becomes 3 this becomes 4 4 3 12 and 12 7 84. So answer for the question will be 84.
The next question. Let ABC be a parallelogram such that the coordinates of its three vertex ABC are 1, 1, 3, 4, -2, 8 respectively. Then the coordinate of the vertex D are. This is a parallelogram. What we know about parallelogram? Let us say this is a parallelogram. A, B, C and D. Vertex are A 1, 1, B 3, 4, C -2, 8 रिस्पेक्टिवली वर्ड था, तो हमने उसी ऑर्डर में दे दिया और हमें D के बारे में निकालना है. What we know about the parallelogram? In parallelogram, both the diagonals bisect each other. This diagonal will bisect this diagonal and this diagonal will also bisect this diagonal. So this is the midpoint for both the diagonals. अब अगर ये midpoint है तो क्या होगा? midpoint ये है तो अगर ये इसका midpoint होगा तो यही इसका भी midpoint होगा. और अब एक बात ध्यान रखो, midpoint निकालते कैसे हैं? चलो एक बार रिवाइज करते हैं. How do we get a midpoint? So if it is x1 y1, if it is x2 y2, so midpoint क्या बनेगा? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint, right? अब देखो यहाँ भी सेम काम करना है, पहले इनका मिड पॉइंट निकालो फिर इनका मिड पॉइंट निकालो. लेकिन अगर एक बात ऑब्जर्व करोगे तो क्या समझ में आएगा कि 1 प्लस -2/2 करना है और 3 प्लस x/2 करना है, तो अल्टीमेटली नीचे सब दोनों में 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट आई कैन से इन शॉर्ट इज कि इसके कोऑर्डिनेट्स का सम और इसके कोऑर्डिनेट का सम इक्वल होना चाहिए. तो कर लेते हैं. 1 and -2 should be equals to 3 plus x. The first thing is here. Second thing will be 1 and 8 should be equals to 4 and y. सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज मिल जाएगी. x का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -4 and y का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5. So the coordinate of D will be -4, 5. So option 4 is your answer. Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in a queue is 3:5. If the total number of persons in the queue is less than 300, then the maximum possible number of persons standing ahead of Pinky is. Now what this question says? This says that Pinky is standing here. This is Pinky. इसके पहले अगर यहाँ पर 3 लोग हैं तो इसके पीछे यहां पर 5 लोग होंगे. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? नाउ इफ वी से दिस इज 3x एंड इफ वी से दिस इज 5x, so the total number of students in the queue will be 3x 5x plus 1. These are going to be the total number of students in the queue. और अगर टोटल बच्चे यही होने वाले हैं तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट दिस नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300, है ना? अगर इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, फॉरगेट दिस 1, थोड़ी देर के लिए इस 1 को भूल जाओ. आप सिंपल से देखो कि 3x प्लस 5x 8x होता है और 8x का जो वैल्यू है वो 300 या 300 से कम होना चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना? वाई टू सबट्रैक्ट 1 एंड कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ऐसा भी कर सकते हैं. 8 से डिवाइड कर लो तो जो x का वैल्यू आएगा वो आपको मिल जाएगा. लेस देन इक्वल टू इसको बोल सकते हैं, बट लेस देन ही बोलेंगे बेटर रहेगा. द रीजन इज इसको हम लेस देन ही बोलेंगे. द रीजन इज क्योंकि वो 1 भी ऐड कर रहा था, इक्वल टू हम लोग नहीं बोल सकते. 8 से डिवाइड करते हैं, x 8 शुड बी लेस देन. चलो 8 से डिवाइड करो तो 8 3 जा 24, 60 बचेगा, 8 7 जा 56 एंड पॉइंट में कुछ आएगा. सो x का वैल्यू शुड डेफिनेटली बी व्हाट? इट शुड बी 37. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इट सेज कि उसके आगे कितने लोग खड़े हैं, कितने मैक्सिमम लोग उसके आगे हो सकते हैं. सो x का वैल्यू 37 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और वैल्यूज 3x होना चाहिए थी. 30 is 37 into 3 which is 111. So answer for the question will definitely be 111. This is it for today. Keep learning. और क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें एंड बाकी क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.